अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, नाइजीरिया के JF-17 एयरक्राफ्ट ने एक बड़ा बॉम्बिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया है और इस बॉम्बिंग ऑपरेशन में नाइजीरिया को बड़ी कामयाबी भी मिली है। ये ऑपरेशन ना सिर्फ पाकिस्तानी मेड वेपन्स के साथ कंडक्ट किया गया बल्कि उसके साथ साथ इस ऑपरेशन में दो ऐसे अहम पहलू हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। और पाकिस्तान के लिए वो पहलू इस तरह हैं कि एक में तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरा पहलू पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है। तो वो दो पहलू हैं क्या, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिसेंट शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरियन एयरफोर्स ने बोर्नो स्टेट में बमबारी की है। ये साउदर्न तोम्बन्स का एरिया है और इसको अगर आप नक्शे पर देखें तो नाइजीरिया की नॉर्दर्न साइड पर वाक़या है, यानी कि जो नाइजर का इलाका है, नाइजर मुल्क है नाइजीरिया के नॉर्दर्न साइड पर, उसकी सरहद के करीब। यहाँ दो बड़ी हाइड आउट्स थी बोको हराम की, मोस्ट प्रोबेबली उसको हिट किया है नाइजीरियन एयरफोर्स ने। और यहाँ रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि नाइजीरियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया है, यानी कि डम बॉम्ब्स को इस्तेमाल नहीं किया गया, जो गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया है। नाइजीरिया मल्टीपल किस्म के गाइडेड बॉम्ब्स यूज करता है, बट जो इससे पहले भी वो यूज करते आए हैं पाकिस्तानी मेड लेजर गाइडेड अलबत्तार बॉम्ब्स हैं, जिनको नाइजीरिया के UCAVs भी कैरी कर सकते हैं। और नाइजीरिया के पास जो JF-17 एयरक्राफ्ट हैं वो भी इसको कैरी करने के काबिल हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट को या एरियल सिस्टम्स को यूज किया गया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक नाइजीरियन एयरफोर्स के A-29 टकोनो और JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट ने इस एयर स्ट्राइक का हिस्सा बनते हुए इन टारगेट्स को निशाना बनाया है। और दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जुलाई 2024 में भी एबिया के रीजन में 12 टेररिस्ट साइट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था और वो जो 12 टेररिस्ट साइट थी वो बुनियादी तौर पर बोको हराम के अंडर चलने वाली ऑयल रिफाइनरी इंस्टॉलेशंस थी। और ये गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी इंस्टॉलेशंस चला के बोको हराम को फाइनेंशियल मदद मिलती थी, सेम एज जैसे TTP को बॉर्डर स्मगलिंग और इस तरह के भत्ता वसूली से पैसा मिलता है। अब यहाँ एक और अहम चीज जिसको नाइजीरियन ओसेंट क्लेम कर रहे हैं कि नाइजीरिया के इस एयर ऑपरेशन में जो हमसाया मुल्क नाइजर है उसने मदद की, उसने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, फिर नाइजीरिया ने अपने फाइटर जेट्स को भेजा और इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ अहम चीज ये है कि बोको हराम उसके साथ साथ इन एरियाज में दाइश, जिसे ISIS कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और दाइश और उससे मुतल्लिका जो अफिलिएटेड ग्रुप्स हैं वो नाइजर और नाइजीरिया दोनों में मौजूद हैं। तो दोनों कंट्रीज इस खतरे का सामना करने के लिए एक होके, मुत्तहिद होके ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं। अब यहाँ दो दोस्तों अहम एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट तो दोस्तों एयर पावर का है। पाकिस्तानी मेड एयरक्राफ्ट को यूज किया गया इस एयर ऑपरेशन में और पाकिस्तानी मेड बॉम्ब्स को यूज किया गया। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ये वाकया एक बार फिर इस चीज को वैलिडेट करता है कि एयर पावर आज के दौर में इंतहाई ज्यादा आम हो चुकी है। बगैर एयर पावर के आपकी बड़ी से बड़ी फौज भी हो वो भी शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। आप अमेरिकन मिलिट्री को देखें, जब मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ एरियाज में वो जाते हैं, जमीनी फोर्सेस को वो बाद में भेजते हैं, पहले एयर फोर्स के थ्रू बॉम्बिंग की जाती है। और इवन आप JF-17 ये जो मॉडर्न इक्विपमेंट नाइजीरिया ने इंडक्ट किया है, उससे पहले नाइजीरियन मिलिट्री को कितनी ज्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा, कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी आर्मी से ही इन टेररिस्ट का मुकाबला करना चाह रहे थे। बट सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स में 2012 के बाद दाइश इतनी ज्यादा ताकतवर हुई है, कई एरियाज में उन्होंने अपना प्रॉपर कंट्रोल कर लिया है और उन एरियाज में उन मुल्कों की मिलिट्री तक जाने से डरती हैं। अब यही वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत बेहतर भी किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एयर पावर को स्ट्रॉन्ग किया और आज पाकिस्तान साउथ एशिया के रीजन और ओवरऑल दुनिया में दुनिया की बड़ी एयर फोर्सेस में से एक समझी जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजीज पर काम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस काबिल भी हुआ कि ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे सिस्टम्स को दूसरे कंट्रीज को भी बेचा जा सके और अपनी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी फुलफिल किया जा सके। अब इसी के साथ दोस्तों एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त मार खा रहा है। अब आपने इस ऑपरेशन में देखा कि नाइजीरिया और नाइजर जो दोनों हमसाया मुल्क हैं वो एक हुए और उन्होंने मिलकर इस खतरे का मुकाबला किया। लेकिन यही चीज जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहता है कि हम दोनों मिलकर TTP को खत्म कर सकते हैं या इसके खिलाफ कोई इकदाम उठाए जा सकते हैं, अफगान तालिबान की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। और यही वो एक बड़ी वजह है कि बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस भी होती हैं, बिकॉज बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस तब रुकती हैं जब दोनों कंट्रीज मिलकर
क्रॉस बॉर्डर एक्शंस लेती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस रीजन में करंटली ऐसा नहीं हो रहा। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में मौजूद थे, जहां ये बात की गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अब ये कार्रवाई किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तानी बॉर्डर से हटाकर सेंट्रल अफगानिस्तान में मुंतकिल कर देंगे, उन टीटीपी फाइटर्स को भी और उनकी फैमिलीज को भी, जिससे पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज में जो टेररिज्म होती है, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स होती हैं, जिन पर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो रुक सकती हैं। और यही चीज़ वे फॉरवर्ड हो सकती है, क्योंकि जो इस तरह की प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो जियोग्राफिकल एलिमेंट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। जैसा कि अगर किसी जगह पर पहाड़ी एरियाज हैं, पहाड़ी दर्रे हैं, जंगलात हैं, तो वो ऐसी प्रॉक्सीज को सब टैक्टिकल वॉरफेयर लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों की बात करने के बाद मेरा ख्याल है कि वो प्रोपेगेंडा भी दम तोड़ चुका होगा, जिसके मुताबिक नाइजीरिया ने अपने JF-17 ग्राउंड कर दिए थे। और ये प्रोपेगेंडा किन की तरफ से किया जा रहा था, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।